नमस्कार, मैं दिविज बोगड़ा। हाल ही में एक मामला उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से आया है, जहां एक भाजपा नेत्री ने अपनी 13 साल की नाबालिग बेटी को अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के सामने परोस दिया। भाजपा नेत्री की 13 साल की नाबालिग बेटी का उसके प्रेमी और उसके दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और ये सभी भाजपा नेत्री की सहमति पर हुआ। इस मामले को लेकर पॉक्सो एक्ट और विभिन्न प्रभावी धाराओं के तहत पुलिस ने भाजपा नेत्री और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी अब भी फरार चल रहा है। और इसी बीच तमाम ये सवाल उठ रहे हैं कि पीड़ित बच्ची की निजता को लेकर भी तमाम सोशल मीडिया पर सवाल उठे हैं। सोशल मीडिया में बच्ची की निजता वायरल की जा रही है और इसी बीच विशेषज्ञों का मानना है कि उस पीड़ित बच्ची के मानसिक संतुलन और सुरक्षा को लेकर भी यह गहरा प्रभाव डाल सकता है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री पंकज कुशवाल जी, जो कि बाल आयोग से संबंधित विषयों की गहरी जानकारी रखते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया पे जो उस पीड़ित बच्ची की निजता को सार्वजनिक किया जा रहा है, किस तरह से प्रभाव डाल सकता है उसके भविष्य में, उसके मानसिक संतुलन को लेकर? देखिए, पहले तो बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर अपराध है कि एक माँ का इस अपराध में शामिल होना कि अपने 13 साल की बच्ची को अपने प्रेमी और उसके दोस्तों से उसका दुष्कर्म करवाना। और वो हो सकता है कि जो अपराधी है उसका मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, हो सकता है किसी मानसिक अवस्था से गुजर रहे हो, कुछ ऐसी गंभीर अवस्थाएं होती हैं जिसमें किसी दूसरे को यौन क्रिया के दौरान तड़पते देख के संतुष्टि का भाव किसी में आता है। हालांकि उस पक्ष में नहीं जाते हैं, वो पक्ष अभी जांच का विषय है। लेकिन इस पूरे मामले में जो एक सबसे खराब बात ये हुई है कि जब पुलिस ने मामले को कल खोला, क्योंकि इसमें एक पॉलिटिकल एंगल था। जो आरोपी है, मुख्य आरोपी नाबालिग की माँ, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई थी, तो विपक्ष को भी मौका मिला कि और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे जो लाइक्स बटोरने का, व्यूज बटोरने का एक वो ट्रेंड चल पड़ा है, तो सबको मौका मिला। पर इन सब चीज़ों में एक चीज जो सबसे बड़ी गलती हुई है, वो हुई है उस नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर होने का खतरा। सबने उसकी माँ की तस्वीरें वायरल कर दी, सबने उसकी माँ के सोशल मीडिया अकाउंट पर सबकी एक्सेस हुई, उसकी पुरानी फोटोएं निकाली गई। और इन सबके बीच कहीं ना कहीं ये खतरा जरूर रहा कि बच्ची की जो निजता है वो सबके सामने आ जाएगी और उस बच्ची के वर्तमान भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा है। क्योंकि पॉक्सो एक्ट में भी ये प्रावधान है कि पीड़ित से जुड़ी हुई किसी भी तरह की ऐसी कोई सूचना लीक नहीं की जा सकती है या लिखी नहीं जा सकती, बताई नहीं जाती है, जिससे पीड़ित बच्ची का जो है पहचान खुलने का खतरा हो। इसमें सजा का भी प्रावधान है, पर ये मास लेवल पे हुआ है, बड़े लेवल पे हुआ है, तो इसमें ये सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल होगा कि किसे दोषी माना जाए, क्योंकि उस उक्त महिला की पहचान इस तरह से खोली गई है और कि किसको वो दोषी माना जाए ये सुनिश्चित नहीं हो सकता है। इस सब पूरे मामले में क्योंकि पॉलिटिकल एंगल है, तो जैसी संभावनाएं थी बहुत उछाला जा रहा है। राष्ट्रीय मीडिया ने इसे विषय बनाया है और सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहे हैं और जो आरोपी महिला है उसके फोटोज और उसके दोस्तों के फोटो। पर इन सब में बच्चे की निजता और सुरक्षा को गंभीर खतरे पैदा कर दिया है। दूसरी बात है कि जैसे पुलिस ने भी बताया कि पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है, भारतीय न्याय संहिता के तहत भी अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया होगा। उसके साथ ही कुछ और भी इसमें एक्ट हैं, जे एक्ट में मामला दर्ज किया गया होगा। तो वो जो एफआईआर है वो पढ़ने के बाद ही पता चली, क्योंकि गंभीर धाराएं हैं इसमें। आईटीपीए जो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है उसमें भी संभवतः मुकदमा दर्ज किया गया होगा, क्योंकि महिला ने बार बार अलग अलग पुरुषों को बुलाकर अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करवाया, उससे उन पुरुषों से बलात्कार करवाया अपनी बेटी का। तो बहुत संभव है कि एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चल सकता है कि ये इमोरल ट्रैफिकिंग के तहत भी वह मामला बनता है, कि क्या पता उक्त महिला, जो आरोपी महिला है, उस नाबालिग बच्ची से वेश्यावृत्ति करवाने का उस पर जोर डाल रही हो। पर ये जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस इसमें जांच कर रही है, पुलिस बेहतर तरीके से बता सकती है। और अब ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि कल जब ये पूरा मामला खुला, तो पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उस बच्ची की निजता पर इस तरह का गंभीर खतरा ना होता जो आज है, और वो बच्ची उस ट्रॉमा में ना जाए जो आमतौर पर निजता का उल्लंघन होने के बाद पीड़ित बच्चे जिस ट्रॉमा में जाते हैं। तो पुलिस की जिम्मेदारी थी कि कल जब ये मामला खुला था, तो एक तो वो उस उक्त महिला का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन तक किसी की एक्सेस ना हो, तो उन्हें उस मीडिया के अकाउंट्स को डिलीट कर सकती थी या विदहेड करवा सकती थी, या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट करवा सकती थी उस अकाउंट को।
ताकि उस पर सबकी एक्सेस ना पहुंचे और उसके अतीत को खंगालने ना लगे। बच्ची की जो पीड़ित बच्ची है उसकी फोटो ना खंगालने लगे। सुबह मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो एक बच्ची की फोटो कई पोस्ट पे वायरल हो रही थी कि उक्त बच्ची पीड़ित है। तो इस तरह से दूसरा क्या है कि इसका आमतौर पे यौन उत्पीड़न के जो शिकार बच्चे होते हैं वो एक ट्रॉमा में चले जाते हैं। खासकर 13 साल की बच्ची वो एक ऐसे ट्रॉमा में जाता है जो जिंदगी भर उनके साथ बना रहता है। उन्हें डर रहता है कि उनकी पहचान खुलेगी कैसे, पूरा भविष्य का सवाल होता है। तो इस ट्रॉमा से बचने के लिए खासकर जो बाल कल्याण समिति है वो ऐसे बच्चों का स्पेशल जो काउंसलिंग करवाती है, ऐसे बच्चों की सुरक्षा और ऐसे बच्चे कोई ऐसा खतरनाक कदम ना उठाए उस बात को भी सुनिश्चित करवाती है बाल कल्याण समिति। संभव है कि बच्ची को पुलिस ने बाल कल्याण समिति के सामने भी पेश किया हो। बाल कल्याण समिति हरिद्वार की जो है, क्योंकि इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल मीडिया में है नहीं कि पीड़ित बच्ची के लिए क्या क्या किया जा रहा है या पीड़ित बच्ची को किस, क्योंकि उसमें बताया गया है कि पुलिस ने मेडिकल करवाया जिस मेडिकल में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। तो इतना होना अपने आप में पर्याप्त है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और ये पॉक्सो एक्ट में एक गंभीर अपराध है। और खासकर एक माँ ने करवाया है, जिस माँ की वो जो कहानी बताती है कि वो अपने पति से सेपरेट थी, वो बच्ची को अपने साथ रखती थी। और ऐसे में ऐसी माँ का एक राक्षस में बदल जाना, एक तरह से ऐसा कृत्य करना जिसकी सामान्य समाज में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और अपने दोस्तों से वो सब जो दुष्कर्मी हैं जिन्होंने बार बार उस बच्ची का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, उसके साथ दुष्कर्म किया, उम्मीद है कानून अपने हिसाब से काम करेगा। और क्योंकि इसमें पॉक्सो एक्ट के पीड़ित बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी व्यवस्था है, एक तय लिमिट है कि इतने समय में इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस मामले में सज़ा तो सबको मिलेगी जो इसमें शामिल है। और क्योंकि पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया, जो फरार है वो भी पकड़े जाएंगे। पर हमारा जो कंसर्न है वो पीड़ित बच्ची के लिए है। पीड़ित बच्ची के लिए इसलिए है कि जिस तरह से पहचान खुली है, ये बहुत मुश्किल नहीं कि अब बच्ची की पहचान सार्वजनिक हो जाएगी। अगर आप उसकी माँ की फोटोज, उसकी माँ का नाम, उसकी माँ का जो ओहदा था पार्टी में, अगर आप सबके पास वो चला गया है तो अब क्या मुश्किल रह गया उस बच्ची की पहचान खोलने के लिए। ये CWC को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था जब ये मामला, पुलिस ने इस मामले में बाइट दी थी तो इस एक्ट का उल्लंघन ना होता, बच्ची की पहचान सुरक्षित रहती। ये कायदे से काम कल ही होना चाहिए था जब मामले में उस लड़की पीड़ित के पिता ने शिकायत दर्ज की थी। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा मामला था तो सबने इसे हाथों हाथ लेना था, और खासकर उस पॉलिटिकल पार्टी से जो सत्ता में लंबे समय से है। और हाल की जो घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पे हुई है उसकी वजह से भी एक सनसनी बन जाना इसका लाजिम था। अब रही बात है कि पीड़ित बच्ची के लिए क्या किया जा सकता है। पीड़ित बच्ची को सरकार की कई सारी योजनाएं हैं कि जिससे पीड़ित बच्ची को वो सामान्य जीवन में आ सके, क्योंकि ये एक बहुत गहरा अवसाद है जिंदगी भर के लिए। ऐसे बच्चों का रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर 13 साल की उम्र में जो पीडोफोलिया फेलिया है और जो वो बच्चों के साथ यौन दुष्कर्म कर रहे थे बिना किसी दया भाव के, और उनका एक डर, उन लोगों का डर बच्ची के साथ हमेशा बना रहेगा। अब एक प्रॉपर काउंसलिंग बच्ची के लिए हो, CWC जो बाल कल्याण समिति है वो ये सुनिश्चित करवाए। महिला बाल कल्याण समिति जो विभाग है एक वो योजना चलाती है, स्पेशली पूरे देश में चलती है, कि जो दुष्कर्म से पीड़ित बच्चे हैं उनको जो विक्टिम कंपनसेशन की एक स्कीम है जिसमें पीड़ित को कुछ मुआवजा दिया जाता है, ताकि उस मुआवजे के जरिए उसकी ज़िंदगी को ट्रैक पे लाने की कोशिश किया जाए। पर हालांकि यहाँ पे अगर मान लीजिए पीड़ित जो बच्ची है वो परिवार उसका अगर आर्थिक रूप से संपन्न है तो हो सकता है कि वो उसकी ज़िंदगी आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूत हो। पर आर्थिक पहलू को छोड़ भी दिया जाए, सबसे बड़ा है सामाजिक पहलू। वो ट्रॉमा को वो बच्ची कैसे झेलेगी जो ट्रॉमा उसे सिर्फ इस वजह से मिला है क्योंकि परिवार की पहचान कल सोशल मीडिया पे पूरी तरह से खुल गई। अभी तक भी ये प्रयास नहीं किए हैं सरकार ने या पुलिस ने, स्पेशली ये लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी बनती थी कि वो ये सुनिश्चित करती कि बच्ची की पहचान ना खुले। पुलिस आई, पुलिस ने मीडिया बाइट दी, पुलिस ने भी पूरा प्रोटोकॉल निभाया कि अपराधियों के चेहरे को ढक के ये सब चीज़ें,
इवन मैं कुछ न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ रहा था, उन्होंने भी एक प्रोटोकॉल निभाया कि उन्होंने भाजपा नेत्री क्या उसके नाम का खुलासा नहीं किया। तो जो पॉक्सो के तहत एक गाइडलाइन बनी हुई है, उन सबका उल्लेखन किया। लेकिन ये सुनिश्चित नहीं हो पाया कि जब कल ये मामला खुला था, पुलिस को पता था कि ये मामला एक पॉलिटिकल पार्टी से की नेता से जुड़ा हुआ है और ये मामला बहुत तूल पकड़ेगा, कांग्रेस इसे हाथों हाथ लेगी और वो लोग भी जो सरकार के समर्थक नहीं है, वो लोग भी इसे हाथों हाथ लेंगे। तो पूरी कोशिश की जानी चाहिए थी कि इसमें बच्चे की पहचान खुलने का जोखिम कम से कम किया जाता, बहुत कम से कम इसे किया जाता। पर ये नहीं हुआ कल जो होना था, और इन सब ने पीड़ित बच्ची को एक गहरा मानसिक आघात दिया है, जिससे उभरने में और बच्ची का जो भविष्य है उसको लेकर थोड़े से गंभीर जोखिम पैदा कर दिए हैं। सर, आमतौर पर ऐसे जब मामले देखे जाते हैं तो पीड़ित बच्ची के दिमाग का जो मानसिक संतुलन होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव उस पर डालता है। और आप सर ऐसे मामलों को काफ़ी पिछले लंबे समय से देखते आ रहे हैं। किस तरह से सर उस वक्त मेंटल हेल्थ होती है उस वक्त उस नाबालिग बच्चे की, क्या कुछ, और ऐसे ट्रॉमा से वो कैसे कितने समय बाद उभर पाती है, थोड़ा सा सर उस बारे में जानना चाहेंगे अगर। देखिए, ट्रॉमा से मूल रूप से जो रेप विक्टिम बच्चियां होती है या बच्चे होते हैं, स्पेशली क्योंकि नाबालिग लड़के लड़की दोनों हो सकते हैं रेप विक्टिम, तो ऐसे बच्चों के साथ वो ट्रॉमा ज़िंदगी भर चलता है अगर उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, क्योंकि एक डर बना रहता है। और ज़्यादातर केसेस में पॉक्सो में ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है, एक नेशन वाइड एक ऑब्जर्वेशन भी है कि बच्चों का शारीरिक उत्पीड़न करने वाला है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने वाला उनके जानने वाला में से होता है। हर दो में से, हर 10 में से शायद 6 या 7 केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं उसके परिवार से जुड़ा हुआ, उसके रिश्तेदारी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई होता है। वो ट्रॉमा, जो बच्चे इस ट्रॉमा से गुजरते हैं, वो बच्चों का उस ट्रॉमा से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशल सेशन किए जाते हैं काउंसलिंग के, CWC करवाती है लगातार, और उसके बाद क्योंकि केस है उसके बाद हियरिंग होनी है, और जब तक सजा का ऐलान होता है तब तक वो ट्रॉमा बना रहता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का वो एक हिस्सा हो जाता है। फिर ऐसे बच्चे असुरक्षित बहुत महसूस करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए प्रावधान है प्रॉपर काउंसलिंग का। और जो ये मामला है इसमें सामूहिक दुष्कर्म का है, और बार बार उसके साथ जो है वो रिपीट किया गया, वो जो ऑफेंस था वो बार बार रिपीट किया गया, अलग अलग शहरों में ले जाकर रिपीट किया गया। और इसमें सबसे मुख्य आरोपी उसकी वो माँ थी जिसके साथ वो बचपन से रह रही थी, और माँ और बेटी का लगाव, बच्चे और माँ का लगाव एक अलग तरीके का लगाव है। उस वात्सल्य का जो भाव है वो शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता है। और ऐसे आदमी से आपको धोखा मिल रहा है जिस आदमी के संरक्षण में आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हो पूरी दुनिया में। ऐसे व्यक्ति के जरिए अगर आपको इस तरह का धोखा मिल रहा है, इस तरह का शोषण मिल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उस बच्ची के लिए इन सबसे रिकवर करना कितना मुश्किल होगा। और उसके ऊपर समाज कितना भी बता दे कि उसके ऊपर ये वाला ठप्पा लग जाना कि ये दुष्कर्म पीड़िता है, वो जिंदगी भर का है। क्योंकि समाज का मिजाज आज भी ऐसा है कि वो आज भी दुष्कर्म पीड़िता को ही इन सब का कारण मानता है, बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करता है। बार बार हमारे नेताओं के बयान हो या सामाजिक जो प्रतिष्ठित लोग हैं, कई बार ये कह देना कि जो लड़कियों के रेप इसलिए होते हैं क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनती है, लड़कियों के रेप इसलिए होते हैं क्योंकि वो मोबाइल यूज़ करती है। तो समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है विक्टिम के साथ संवेदना नहीं रखता, वो उसके प्रति संवेदनहीन हो जाता है, उसके दिमाग में एक धारणा बना लेता है, उसको लेकर एक अलग तरह से एक धारणा बना लेता है। तो उस धारणा के चलते बच्चों के साथ, ऐसे जो बच्चे बचपन में सेक्सुअल असॉल्ट के शिकार होते हैं, वो जिंदगी भर उनके साथ वो धारणा चलती है। ऐसे बच्चों के लिए समाज का नैतिक कर्तव्य होता है कि वो ऐसे बच्चों के प्रति अपनी धारणाएं बदले, ऐसे बच्चों को एक अलग नज़र से ना देखे। अगर ऐसे बच्चों को सामान्य तरह से ट्रीट करना शुरू कर देगा तो ऐसे बच्चे बहुत आसानी से उभर भी आते हैं, उस जो ट्रॉमा है, जो मानसिक आघात पहुंचा है, उससे उभर भी आते हैं। पर ये समाज की जिम्मेदारी होती है, समाज को इसके लिए अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, समाज को अपनी जवाबदेही खुद तय करनी पड़ेगी। हाँ, बाकी चीज़ें CWC करता है, कोर्ट के कहने पर जो है ऐसी व्यवस्थाएं जो महिला बाल विकास कल्याण विभाग करता है कि लगातार प्रॉपर काउंसलिंग हो, परिवार का सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट जो है वो बच्चों को
मानसिक रूप से ताकतवर बनाने की व्यवस्था करता है। दूसरा, कोर्ट की भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि बच्चे जो बार बार उन ऑफेंडर्स के आमने सामने ना आए। जब केस चल रहा होता तो ऐसी भी व्यवस्था होती है कि बच्चों का, जो विक्टिम है बच्चे, वो जो ऑफेंडर हैं उनका आमना सामना बहुत कम हो, न्यूनतम हो। ये भी क्योंकि जितनी बार उन्हें देखेंगे उनके अंदर जो मानसिक आघात तो है वो बढ़ता रहेगा, वो जो उनका दुख है वो ज़्यादा बढ़ेगा। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। और अच्छी बात यह कि पॉक्सो में इतनी सख्त सजा का प्रावधान है कि इसमें फांसी से लेकर उम्र कैद तक, और उम्र कैद से लेकर फांसी तक का भी प्रावधान है। बहुत आसानी से छूटते नहीं है जो पॉक्सो के तहत ऑफेंडर होते हैं या जिन्हें अक्यूज घोषित कर दिया जाता है। 20 साल 25 साल इतना वो बिताते हैं। तो ऑफेंडर से तो बच्चे दूर रहते हैं, तो उस तरह से वो जल्दी ग्रोथ भी कर जाते हैं। पर हाँ, ये ट्रॉमा तो रहता है, कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा जिंदगी भर रहता है। तो सर, जैसे अब सोशल मीडिया पे उस बच्ची की निजता को सार्वजनिक अब किया जा चुका है, तो अब क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए सुरक्षा के लिहाज से उस बेटी के? अभी भी समय है कि उसका पुलिस जो है उसकी माँ का जो मेन अक्यूज्ड है उसकी माँ को उसकी माँ के सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करवाए। जो सोशल मीडिया पे फ़ोटो वायरल कर रहे हैं या चाहे उस लड़की के भी, उन अकाउंट्स पे नज़र रखे। अगर लोग भी किसी ऐसे अकाउंट्स को देख रहे हैं जिसपे लड़की की फ़ोटो डाली गई है, उस अकाउंट को पुलिस के पास रिपोर्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे, एक्स पे या फिर फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे। तो लोग भी अगर अपनी तरफ से वो करने लगेंगे तो उससे थोड़ा सा निस्ता। पर हालांकि इसमें इतना सब कुछ खुल गया है कल से कि अब सब कुछ समेटना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी अभी कुछ ना कुछ बचा हुआ है कि उसकी निजता की सुरक्षा अभी भी की जा सकती है। उक्त मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, वहीं एक आरोपी अब भी फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है और अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में आगे क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। तब तक के लिए देखते रहे पेन पॉइंट। नमस्कार।